नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की सुर्खियों के साथ मैं अनुराग। बात शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा से। विधानसभा का सत्र जारी है, आज उसका 6वां दिन है और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकते हैं। इसका जिक्र मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले सदन की कार्यवाही के दौरान कर चुके थे कि 1 करोड़ 6 लाख के करीब जो निराश्रित महिलाओं की पेंशन है, सरकार उसको बढ़ाने पर विचार कर रही है। ये कितनी होगी, कितनी पेंशन बढ़ेगी, ये तो वित्त मंत्री की घोषणा के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ऐसी संभावना है कि आज ये पेंशन बढ़ने की घोषणा होगी। सत्र के दौरान कुछ चुटीली भी बातें हुई। प्रश्नकाल के दौरान जब समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर ने सवाल किया और बेबी रानी मौर्य जो कि मंत्री हैं, उनके सवाल का जवाब दे रही थीं, तब समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि सवाल का ठीक से जवाब नहीं दिया गया है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक उठ के खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अगर आप ठीक से सवाल पूछेंगे तो हम जो है ठीक से सवाल का जवाब देंगे और अगर पॉलिटिकल बातें करेंगे तो हम पॉलिटिकल रायता फैला देंगे। इस पर सदन में कुछ देर हल्का-फुल्का माहौल रहा। समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अख्तर ने खड़े होकर कहा कि उप मुख्यमंत्री जी तो इतने बड़े पद पर हैं, बस हमें ये बता दें कि उनके विभाग में रायता बनता कहाँ है। तो खैर विधानसभा का सत्र जारी है, कुछ तनातनी कुछ हल्के-फुल्के छड़ों के बीच चल रहा है और आज पेंशन बढ़ने की घोषणा हो सकती है चूँकि ये चुनावी साल है। कुछ और लोक लुभावन घोषणाएँ भी हो सकती हैं बजट सत्र के दौरान या उसके बाद। अगली खबर पर आते हैं, ये भी खबर राजनीति से ही जुड़ी हुई है और चुनाव प्रदेश में करीब आ रहे हैं, इसकी दस्तक दे रही है। तो खबर से पहले ज़रा एक शेर कह देते हैं कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। जी हाँ, यही शेर सुनाकर बहुजन समाजवादी पार्टी में कभी रहे और फिर कांग्रेस में आए नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब सपा में शामिल हो गए हैं। सपा में कल वो शामिल हुए, उन्हें अखिलेश यादव ने सपा में शामिल कराया और शामिल होने के बाद अखिलेश यादव के साथ ही वो पार्टी कार्यालय आए। उनके साथ और भी तमाम लोग पार्टी में शामिल हुए हैं, जिनकी चर्चा पहले से ही थी। अनीस खान यानी फूल बाबू जो कि एक समय प्रभावशाली विधायक हैं, वो शामिल हुए हैं। राजकुमार पाल, देवरिया के पूर्व विधायक दीनानाथ कुशवाहा और भी तमाम सारे स्थानीय स्तर के कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। तो नसीमुद्दीन के शामिल होने के बाद चुनावी गहमा-गहमी थोड़ी बढ़ गई है क्योंकि नसीमुद्दीन ने जब कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया था तब ये चर्चा थी कि वो जाएँगे कहाँ? चर्चा ये थी कि वो आज़ाद समाजवादी पार्टी में उनकी बात चल रही है और हो सकता है चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर वो कुछ नई पेशबंदी करें। फिर ये हुआ कि वो अपने पुराने ठिकाने बसपा में लौट सकते हैं। उनके कुछ सोशल मीडिया पर कुछ इंटरव्यूज़ आए, कुछ पॉडकास्ट हुए जिसमें वो बहन जी और कांशीराम की बहुत तारीफ़ करते हुए दिखे। लेकिन कहा जा रहा है कि वहाँ बात बन नहीं पाई, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं और आखिरकार वो समाजवादी पार्टी में आ गए। समाजवादी पार्टी में आने के बाद जो है अखिलेश यादव ने भी कहा कि हमारा तो बहुजन समाज से पुराना रिश्ता है और वहाँ के लोग हमारे पास आ रहे हैं। कुछ-कुछ इससे ये भी हवा मिल रही है इन बातों को। अखिलेश जिस तरह से बोले, नसीमुद्दीन जिस तरह से बोले कि कहीं फिर से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन जैसी सुगबुगाहट तो नहीं है, हालाँकि अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन राजनीतिक कयासों में तो ये चलता ही रहता है। सियासत की ही एक खबर है, वो भी चुनाव की ही है। भारतीय जनता पार्टी के नए बने प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की नई टीम अभी तक नहीं बन पाई है। इसको लेकर समय-समय पे खबरें आती रहती हैं, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि अब ये होली के बाद ही बनेगी। इस बारे में जो प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं धर्मपाल और पंकज चौधरी की बातचीत हुई है और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री और भी प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की राय ली गई है और केंद्रीय नेतृत्व में भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नए बने हैं, वो भी इस बारे में फैसला करेंगे, कौन रहेगा। तो पार्टी के नेता पेशबंदी कर रहे हैं संगठन में आने के लिए क्योंकि चुनावी साल में संगठन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और संगठन के पदाधिकारियों की हैसियत काफ़ी बढ़ जाती है। तो अब ये कशमकश बहुत जारी है, भारतीय जनता पार्टी में खींचतान चल रही थी इसको लेकर, लेकिन अब ये होली के बाद ही तक टल गया है। होली के बाद ही इसकी घोषणा होगी कि कौन संगठन में अब पंकज चौधरी के साथ काम करेगा, उनके सहयोगी कौन होंगे। एक खबर है कि प्रदेश में हिट एंड रन के मामले लगातार पिछले कुछ दिनों से सिलसिलेवार तरीके से हैं। ताज़ा खबर यह है कि बदायूं में एक तेज़ रफ्तार बोलेरो ने 5 लोगों को कुचल दिया, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस को बताया गया, पुलिस ने गाड़ी का पीछा भी किया, लेकिन फिलहाल वो फरार हो गए और जिस वक्त ये हादसा हुआ माना जा रहा है कि बोलेरो की रफ्तार 120 से 130 के बीच थी। कानपुर का लैम्बोर्गिनी केस जिसमें एक तेज़ रफ्तार लैम्बोर्गिनी ने कई लोगों को कुचल दिया था, उस हादसे में किसी की मौत नहीं हुई थी। उसकी चर्चा पूरे प्रदेश में रही थी कि कैसे-कैसे उसमें क्या-क्या हुआ था और इसी बीच लखनऊ में भी 12वीं के कुछ छात्र तेज़ी से गाड़ी चला रहे थे और एक बच्ची की मौत हो गई थी। यानी कि अब ये
तेज़ी से गाड़ी चलाना सड़कों पर बगैर थ्रिल के लिए, और उससे लोगों की जानें जा रही हैं और ये मामले गंभीर होते जा रहे हैं। इसको लेकर कुछ सोचा जाना चाहिए, क्योंकि मौजूदा घटना में 3 लोग मर गए हैं और पिछले 3-4 दिनों से हर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से इस तरह की खबरें आई हैं। तो सरकार तो इस पर जो करेगी ही करेगी, लेकिन गाड़ी चलाने वाले बच्चों के अभिभावकों को और खुद भी जो लोग गाड़ी चलाते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि स्पीड थ्रिल करती है, लेकिन ये किल करती है, और गाड़ी को अगर आप सामान्य रफ्तार में चलाएँ तो बेहतर ही होगा। एक और भी हादसा हुआ है प्रतापगढ़ में। ये भी हादसा है जो समय-समय पर इस तरह के हादसे होते हैं, और ये बताता है कि जो हमारी बुनियादी ढाँचे में जिस तरह की सतर्कता होनी चाहिए वो नहीं है। प्रतापगढ़ में एक होर्डिंग गिर गई। होर्डिंग क्या गिरी, एक 1000 किलो का पोल जो एक पेट्रोल पंप के सामने लगा था, वो एक समाजवादी पार्टी के नेता की क्रेटा कार पे गिरा, और करीब 1000 किलो का ये पोल गिरा और उनकी मौके पे ही मौत हो गई। इस तरह के पोल गिरने से, होर्डिंग गिरने से प्रदेश में पहले भी मौतें हो चुकी हैं। लखनऊ में भी इस तरह की मौतों के मामले सामने आए हैं, मेरठ में, और प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में आती हैं। बड़े शहरों में होती हैं तो सुर्खियाँ ज़्यादा होती हैं, लेकिन इस खबर के बहाने ये देखा जाना चाहिए कि आप किसी भी बड़े शहर में, किसी भी छोटे कस्बाई शहर में देखेंगे तो पूरा होर्डिंगों का जंगल नज़र आता है। इनमें कितनी वैध हैं, कितनी मानक तरीके से लगाई गई हैं, ये सोचने वाली बात है। ज़ाहिर है कि ज़िले में या कस्बे में एक छुटभैया नेता खड़ा होता है, उसके साथ 10 होर्डिंग्स खड़ी हो जाती हैं, और ये होर्डिंग आँधियों में कभी यूँ ही, क्योंकि ये जैसे-तैसे बाँध दी जाती हैं, जिनमें काफ़ी वज़न होता है, और ये जब तक लोगों को घायल कर देती हैं, उन पर गिरती हैं आँधी पानी के दौरान, तो ये अक्सर जानलेवा हो जाती हैं, और तब हमेशा प्रदेश से बहुत सारे लोगों के घायल होने की खबरें आती हैं। तो ये जो होर्डिंग या आउटडोर विज्ञापन की जो होर्डिंग्स बनने के काम हैं, उन पर नगर पालिकाओं को, नगर निगमों को ध्यान देना चाहिए। वैध-अवैध की बहुत तेज़ी से पहचान करें, और उनके मानक बहुत सख्त होनी चाहिए कि इस तरह से वो ना गिरे। अपराध की ही एक और खबर है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक रिटायर्ड फौजी 55 साल के थे। उन्होंने अपनी 40 वर्षीय पत्नी और 16 वर्षीय बेटे को गोली मारकर खुद ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर दी। पुलिस को सूचना मिली थी कि ट्रेन से कटकर किसी शख्स ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस वहाँ पहुँची और पूरे मामले की छानबीन में लगी, तो ये पता चला कि उन्होंने उससे पहले अपनी पत्नी और बेटे को भी गोली मारी है। उसके बाद खुद आत्महत्या कर ली है। इसकी वजह सामने नहीं आई है। पुलिस का कहना है, ऐसा लग रहा है कुछ घरेलू कलह के चलते ऐसा हुआ है। पुलिस टीम उनके परिजनों को सूचित करने के लिए उनके आवास पर पहुंची, जहां पर की पुलिस टीम को वहां पर उनकी पत्नी और उनके 16 वर्षीय पुत्र के शव मिले, जिनमें की गोली लगी थी, और जो एक डीबीबीएल राइफल थी वो भी वहीं पड़ी मिली। जो आसपास से सूचना प्राप्त हुई कि इसमें जो परिजनों में रात्रि में झगड़ा हुआ था, और इस पर पुलिस को संदेह है कि जो चेतराम व्यक्ति हैं, उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को गोली मारने के पश्चात स्वयं रेलवे ट्रैक पर जाकर सुसाइड कर लिया। श्रावस्ती में भी एक लूट की घटना सामने आई है, जहां पर बेटे के सामने ही एक बाप की हत्या करके लुटेरे वहां से कुछ सामान लूट ले गए, और उस दौरान बेटे की पत्नी भी थी, उसने छुपकर किसी तरह से जान बचाई। तो ये कानून व्यवस्था के सवाल हैं। एक तो खैर आत्महत्या का मामला है, जो कि एक तरह की सामाजिक घटना है, लेकिन ये लूट की घटना थोड़ा चिंतित करने वाली है। बाकी आखिर में चर्चा कर लेते हैं मौसम की। मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि प्रदेश में 2 दिन कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश की संभावना है। 17 और 18 इसकी तारीखें बताई जा रही हैं। कुछ और हिस्सों में भी हो सकती है। बाकी दिन अब खासे गर्म हो गए हैं। ज़्यादातर जिलों का तापमान 30 डिग्री से ऊपर है, तो हो सकता है बारिश की फुहारें कुछ इलाकों में कुछ राहत दें। तो यूपी की सुर्खियाँ आज यहीं तक। कल फिर नई सुर्खियों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।